बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यूटन लॉज को पढ़ेंगे। न्यूटन के बुनियादी तौर पर 3 लॉज हैं। कितने लॉज हैं? 3। देयर आर 3 लॉज ऑफ न्यूटन। न्यूटन के टोटल कितने लॉज हैं? 3 लॉज हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? न्यूटन के टोटल कितने लॉज हैं? 3 लॉज हैं। ये जो लॉज है ओनली अप्लाइड ऑन मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। ये सिर्फ और सिर्फ आप मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये है बिग साइज, जिनकी साइज इतनी बड़ी हो कि इसे आप अपनी आंख से देख सकें। बात मेरी समझ में आ रही है? हर वो चीज जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसका मतलब वो मैक्रोस्कोपिक है और इसे आप न्यूटन लॉज में स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंड नंबर पे लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स। इसको आप लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें कि उनकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा कम हो। थर्ड नंबर पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसी बॉडीज पर जिनकी एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, उस पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? न्यूटन लॉज। मेरी बात समझ में आ रही है? न्यूटन के टोटल कितने लॉज हैं? 3। कहां पे अप्लाई होते हैं? मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पर, लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स पर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर। और ये जो न्यूटन के लॉज है इसको लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि ये 3 लॉज जो है ये मोशन के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? मोशन के रिलेटेड। अच्छा, इसकी अभी समझ आ गई है? आओ सर। अच्छा, अब मैं इसमें फर्स्ट लॉ जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की पहली लॉ। 3 लॉज हैं, उसमें फर्स्ट लॉ जो है, अगर मैं उसकी कंसेप्ट आपको समझाऊं, ये आपका कमरा है, यहाँ पे एक बुक पड़ा है। आपके कमरे में यहाँ पे एक बुक पड़ा है। न्यूटन कहता है कि अगर ये बुक रेस्ट में है, आप इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ये हमेशा किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। किस में रहेगी? रेस्ट में। सिंपल सी बात है। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ये हमें कहती है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है? कि अगर किसी बॉडी के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी हमेशा जो है ये रेस्ट में रहेगी। अगर मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी। ये जो बोर्ड है अगर आप देखें, अब ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। किस में है? बैलेंस्ड। यहां पे जो बात हो रही है ये बैलेंस फोर्सेस की हो रही है। बैलेंस्ड फोर्सेस। मैं आपको कहता हूं कि ये जो किताब है इस पर ऊपर से 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है,
नीचे भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स किसके बराबर होगी? 10 माइनस 10। नेट फोर्स किस चीज़ के बराबर होगी? 0 के। अगर नेट फोर्स 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि या तो ये बॉडी कंप्लीट रेस्ट में है और या तो ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन, या ये कंप्लीट रेस्ट में है या ये बॉडी किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, या ये कंप्लीट रेस्ट में है या ये बॉडी किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में। अब इस बात की समझ आ गई है? सर। अच्छा, अब मैं इसका पूरा स्टेटमेंट लिखवाता हूं। देखिए, इसका स्टेटमेंट है, in the absence of external force, a body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion। अगर एक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स एक बॉडी के ऊपर नहीं लग रही है, तो ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी। ये मेरे पास माइक है इस वक्त, ये अगर आप देखें ये रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में। तो ये हमेशा किस में रहेगी? रेस्ट में। 1 मिनट वेट करें। हेलो, वालेकुम सलाम। आमदा, الزوج كلاس كيف أنا بمختتان انفورميشن دير كشان. अच्छा हसीब यार, इधर मैं चूँकि स्कूल का मेरे पास पूरा सेटअप है ना, तो इसी वजह से बहुत सारे कॉल्स आते हैं पेरेंट्स के। अभी मैंने साइलेंट कर दिया है। ये देखिए, ये एक माइक है। इस माइक को अगर आप देखें, एक फोर्स इसकी नीचे लग रही है, ये पेन आप कंसिडर कर लें, और एक फोर्स ऊपर लग रही है, ये पेन आप कंसिडर कर लें। अब मैं आपको कहता हूं कि ना तो ये माइक ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर एक्सटर्नल नेट फोर्स किस चीज़ के बराबर है? 0 के। अगर नेट फोर्स 0 के बराबर है तो इधर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख लें। देखें, F बराबर है किसके? ma के। F नेट ये बराबर है ma के। मैं आपको कहता हूं कि ये नेट फोर्स किसके बराबर है? 0 के। तो यहां पे पुट कर लें, 0 इज इक्वल टू ma, दोनों साइड जो है इस पे m डिवाइड कर लें या a डिवाइड कर लें, ये 0। तो इसका मतलब a एक्सेलरेशन भी किस चीज़ के बराबर है? 0 के। मास तो इसका 0 के बराबर नहीं हो सकता है, मास कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, मास कभी भी 0 के बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक बॉडी जो है वो कुछ ना कुछ मास रखती है, जिसका मास अगर एक बार है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर 0 के बराबर है तो इसके दो मतलब हैं। दो मतलब किस तरह है? या तो इसका मतलब यह है कि ये बॉडी कंप्लीट रेस्ट में है, जिस तरह ये बोर्ड जिस पे मैं राइट कर रहा हूं ये कंप्लीट रेस्ट में है, या ये बॉडी किस में है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इस तरह का मोशन होता है कि उसमें ना बॉडी स्लो होती है ना बॉडी क्या होती है? तेज होती है। ठीक है। अच्छा, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है उसमें हम इसको हम कहते हैं आल्सो
also called law of inertia. न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इनर्शिया क्या चीज़ है? देखिए, अब इनर्शिया को देख लें। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया जो है ये एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच it can resist any change in its state of rest or uniform motion। इसका मतलब ये है बहुत ही सिंपल। इनर्शिया का मतलब है जिद। आप ऐसा कंसिडर कर लें कि इसका मतलब है जिद। जिद क्या होता है कि अगर आप समझते हैं कि मैं किसी बंदे पे एक काम करना चाहता हूं, वो उस काम को नहीं करेगा, वो जिद करेगा। क्या करेगा? जिद। मैं आपको कहता हूं कि आप इस मेज को उठाओ। देखें, आपके पास ये एक मेज है, ये इस वक्त रेस्ट में है। मैं आपको कहता हूं कि आप इस मेज को उठाओ। जब आप इसको उठाते हो, मोशन में लेके आते हो, आपके पास मेज है, आप उस मेज को उठाते हो, मोशन में लेके आते हो। किस में लेके आते हो? मोशन में। तो ये जो मेज है ये आपको रिजिस्ट करेगा। क्या करेगा? रिजिस्ट। यही रेजिस्टेंस इनर्शिया है। क्या है? इनर्शिया। मेरी बात समझ में आ रही है? यही रेजिस्टेंस क्या है? इनर्शिया। अब फॉर एग्जांपल यहां पे एक फुटबॉल है, वो आपकी तरफ आ रहा है। आप इस फुटबॉल को रोकना चाह रहे हो, इसको रेस्ट में लेके आना चाह रहे हो, तो ये आपको क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। ये फुटबॉल है, फुटबॉल। ये लड़का इस फुटबॉल को स्टॉप करना चाहता है, मतलब रोकना चाहता है। तो ये जो फुटबॉल है, जब ये इसको रोकेगा तो ये फुटबॉल क्या करेगा? ये रेजिस्ट करेगा, मुज़ाहमत करेगा, ये अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा। ये आपके पास क्या है? इनर्शिया। मैं एक और मिसाल से समझाता हूं। ये बस है, आप यहां पे बैठे हैं, बस स्पीड के साथ आगे जा रहा है, बस स्पीड के साथ आगे जा रहा है। बस के अंदर लड़का है, बस स्पीड से आगे जा रहा है। बस अचानक ब्रेक लगाता है। क्या लगाता है? ब्रेक। तो ये लड़का किधर चला जाता है? आगे। जब बस ब्रेक लगाता है तो लड़का किधर चला जाता है? आगे। अब ये लड़का किसकी वजह से आगे गया है? क्योंकि बस मोशन में था, लड़का भी मोशन में था, और ये लड़का अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाह रहा था। तो इनर्शिया, देखिए, इनर्शिया यही प्रॉपर्टी है। आप फॉर एग्जांपल बस मोटरसाइकिल पे बैठे हो, अचानक आप ब्रेक लगाते हो। जब अचानक आप ब्रेक लगाते हो तो आप थोड़ा सा आगे चले जाते हो। किसकी वजह से? इनर्शिया। क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है कि आप आगे चले जाओ, वो मोशन को कंटिन्यू रखना चाहती है, लेकिन जब आप रुक जाते हो तो वो रेजिस्टेंस के तौर पर थोड़ा सा आगे की तरफ क्या कर लेती है? मोशन कर लेती है। आप फॉर एग्जांपल इस तरह एक मोड़ है, मोड़, आपकी गाड़ी पहले बिल्कुल सीधा जा रही थी, लेकिन अब इस मोड़ में वो टर्न कर रही है इस तरीके से। जब ये टर्न करेगी तो आपके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी। आपकी बॉडी कोशिश करेगी कि वो बाहर की तरफ चली जाए, बाहर की तरफ चली जाए। मतलब आप तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हो, लेकिन जब ये गाड़ी इस तरीके से आगे आएगी, आपकी बॉडी कोशिश करेगी कि वो स्ट्रेट जाए, तो वो गाड़ी के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। यही आपके पास क्या है? इनर्शिया है। अब मैं कुछ और मिसालें इसके ऊपर दे देता हूं।
अच्छा, देखिए, ये आपके पास एक कारपेट है और इसके ऊपर ये सारे डस्ट पार्टिकल हैं। एक कारपेट है और उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स हैं। आप इस कारपेट को हिट करते हो तो कारपेट आगे चला जाता है, यहां पर आता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल रेस्ट में है और वो चाहते हैं कि वो रेस्ट में रहे, तो वो यहां पर रुक जाते हैं। क्यों? इनर्शिया की वजह से। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर, कोई है ना? हाँ, इनर्शिया मध्ये पुश हुआ। इनर्शिया मध्ये पूछते हैं। हाँ सर। हाँ, अब मैं थोड़े से एमसीक्यूज आप लोगों से पूछता हूं, फिर मुझे पता चलेगा कि आप लोग समझ गए हो या नहीं। ओके सर। एक और चीज अपने साथ नोट करें, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। इनर्शिया मास पे डिपेंड करती है। अगर एक बॉडी का मास जो है वो 2 kg है, दूसरी बॉडी का मास जो है वो 8 kg है, तो जिसका मास कम है उसका इनर्शिया क्या होगा? कम। जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ एमसीक्यूज करवाता हूँ। अ मूविंग बॉल stops due to option number A inertia, option number B gravity, option number C momentum, option number D friction. A moving ball stops due to dash inertia, gravity, momentum, friction. एक बॉल है, वो इस तरीके से आगे जा रही है, यहां पे वो रुक जाती है। क्यों? फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन। उसको रास्ते में फ्रिक्शन जो है, वो रुकावट जो है वो उसको रोक लेती है। क्या कर लेती है? रोक लेती है। अच्छा, इसके बाद है अ पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड, अ पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड, अ पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड when a bus starts. A passenger falls backward when a bus starts. ऑप्शन नंबर ए। हमें कह रहे हैं कि पैसेंजर जो है, पैसेंजर वो फॉल बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ मतलब गिर जाता है जब एक बस स्टार्ट लेती है। क्यों? इनर्शिया की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, मोमेंटम की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। मोमेंटम से। किसकी वजह से? मोमेंटम। मोमेंटम। अ पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड ड्यू टू रेस्ट व्हेन अ बस स्टार्ट। किसकी वजह से? मोमेंटम की वजह से नहीं, इनर्शिया की वजह से। देखें, ये एक बस है, ये बस जब मोशन स्टार्ट करती हैं ये आगे जाती हैं, आप तो रेस्ट में थे, आप कोशिश करते हैं कि अपने रेस्ट को कंटिन्यू रखें, इसी वजह से आप किधर गिर जाते हैं? बैकवर्ड ड्यू टू इनर्शिया। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से।
ठीक है। हाँ अच्छा, सर। अब इसके बाद है which of the following have which of the following have the greatest which of the following have the greatest inertia? इसमें से इनर्शिया सबसे ज़्यादा किसका है? ऑप्शन नंबर ए बाईसाइकिल, ऑप्शन नंबर बी कार, ऑप्शन नंबर सी ट्रक, ऑप्शन नंबर डी मोटरसाइकिल। सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसका है? ट्रक सर। ट्रक का क्यों है? उसका मास यस, ज्यादा है। उसका मास ज़्यादा है। अच्छा, इसके बाद है डस्ट comes out when a carpet is beaten with a stick. Dust comes out when a carpet is beaten with a stick. Option number A, due to friction. Option number B, inertia. Option number C, momentum. Option number D, force. हम जब एक कालीन जो है कालीन उसको बीट करते हैं, मतलब किसी चीज़ से मारते हैं, तो उससे वो डस्ट पार्टिकल उड़ जाते हैं। क्यों उड़ते हैं? ड्यू टू इनर्शिया। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, सीट belts are used to increase speed। सीट बेल्ट हम क्यों यूज करते हैं? ताकि स्पीड इंक्रीज हो। इन स्पीड, वी मतलब स्पीड। स्टॉप ग्रेविटी ना हो। सी, प्रिवेंट फॉरवर्ड मोशन। अस्सलाम वालेकुम सर। खैर दाओ। आओ वीवो बगे हम मुझे उठ की हो बगे। अब इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है बताएं? देखें, सीट बेल्ट्स आर यूज टू इंक्रीज स्पीड, स्टॉप ग्रेविटी, प्रिवेंट। देखें, गाड़ी में सीट बेल्ट हम क्यों यूज करते हैं? इसी वजह से जब हम ब्रेक लगाते हैं और हमारी बॉडी फॉरवर्ड मोशन करती है इनर्शिया की वजह से, ताकि उसको हम डिक्रीज कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, यस यही वजह है। अब इसके बाद आपके पास है न्यूटन सेकेंड लॉ। Newton's second law of motion। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर लें।
ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ हमें कहती है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ये एक फुटबॉल है, कोई भी चीज़ है, आप इसके ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स, तो ये क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, इसी में जिसमें आप फोर्स लगाते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। जब हम एक बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या चीज प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसी डायरेक्शन में जिसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जब हम एक बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें उसी डायरेक्शन में क्या चीज प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन, जिसमें हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब देखें, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, फोर्स के साथ। फर्ज करें अगर आप इस फुटबॉल को पहले 4 न्यूटन फोर्स दे रहे थे और फिर 8 न्यूटन दे रहे हैं, तो 8 न्यूटन पे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और 4 न्यूटन पे एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। अगर यहाँ पे आपके पास ये छोटा है और ये आपके पास बड़ा है, इसका मास ज्यादा तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, कम, इसका मास कम तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा। ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड, दोनों को आपस में कंबाइन कर ले, कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 को आपस में क्या कर ले, कंबाइन कर ले। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं, इसकी जगह पे क्या लगाएं, कांस्टेंट। A इज इक्वल टू K इंटू एफ डिवाइडेड बाय M, ये इज इक्वल का निशान है। K आपके पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 है यहाँ पे। ये इसका काम है इक्वेशन को बैलेंस करना, इक्वेशन को क्या करना, बैलेंस। सिंपल सी बात है, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या चीज प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन, उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है जिसमें आप क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आपके पास इक्वेशन है A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M। अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे F निकालें तो आप ऐसा करें, यहाँ पे M मल्टीप्लाई कर ले और यहाँ पर भी M आप जो है मल्टीप्लाई कर ले। M के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू MA। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, फोर्स है। ये आपके पास क्या है, फोर्स है, ठीक है। F इज इक्वल टू MA। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, इट गिव्स अस definition of force। न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स अस definition of force। ये हमें फोर्स की डिफिनीशन देती है कि अगर हम मास और एक्सेलरेशन को आपस में ज़रब कर ले तो इनसे आपके पास क्या बनता है, फोर्स बनता है। और फोर्स जो है उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट आपके पास है न्यूटन। और फोर्स 1 न्यूटन कब होगी, अगर एक बॉडी का मास जो है वो 1 kg है और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे फोर्स आपके पास क्या होगी, 1 न्यूटन होगी। अब आपको इसमें मुख्तलिफ MCQs आएंगे, आपको कहेंगे कि एक बॉडी का मास जो है वो 10 kg है, 10 kg है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आप मुझे बताएं यहाँ पे कितनी फोर्स होगी। आप सिंपल कहेंगे F इज इक्वल टू MA। F इज इक्वल टू M आपके पास कितना है, 10 kg, A आपके पास कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू, इससे क्या आएगा, 20 न्यूटन।
इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि आपको कहेंगे कि अगर फोर्स आपके पास है 30 न्यूटन, मास आपके पास है 3 kg, आप मुझे एक्सेलरेशन के बारे में बताएं। तो सिंपल, ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। ए इज इक्वल टू एफ आपके पास कितना है 30 न्यूटन, एम आपके पास कितना है 3 kg। तो इनसे आपके पास क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास क्या होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, हाँ सर पूछो। कल आप लोगों का टेस्ट होगा और टेस्ट जो है उनके टॉपिक्स मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, कल आप लोग वहां से मुझे टेस्ट दोगे डायरेक्टली। आपसे मैं स्पीड पूछूंगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये टॉपिक है, ये मैं कल सारे पूछूंगा। ठीक है, ओके सर। बात समझ में आ गई? हाँ सर। ओके। ओके। नंबर फर्स्ट, इसका नाम है फोर्स एंड मोशन। यूनिट नंबर फर्स्ट, फोर्स एंड मोशन। अच्छा, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले हम स्पीड को डिस्कस करते हैं। स्पीड जानते हो, व्हाट इज स्पीड? एक्सेलरेशन। नहीं नहीं, देखें, एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर है पॉइंट ए पर, वो जा रहा है पॉइंट बी। कहाँ जा रहा है? पॉइंट बी। ए से लेकर बी तक उसने कितना फासला कवर किया है, डिस्टेंस, और उसने कितना टाइम लिया है, टी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से निकलते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, तो घर और दुकान के दरमियान आप कितना डिस्टेंस लेते हैं, कितने टाइम में। तो जब आप डिस्टेंस को डिवाइड करोगे टाइम पे, ये आपको क्या देगा? स्पीड। तो स्पीड सिंपल क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एक बंदा कितने टाइम में कितना फासला तय करता है, दिस इज अ स्पीड। देखिए, स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय वी। किससे? वी से। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला वो आपके पास है v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी। v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी। इसमें एस आपके पास डिस्टेंस है, टी आपके पास टाइम है। तो जब आप डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करोगे तो ये आपको क्या देगा? स्पीड देगा। क्या देगा? स्पीड देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जब आप डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करोगे तो ये आपको क्या देगा? स्पीड देगा। ठीक है, सर। अच्छा, मैं एक एमसीक्यूज दे देता हूं। देखें, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, आपको एमसीक्यूज दी गई है कि एक बॉडी डिस्टेंस कवर करती है 20 मीटर और वो टाइम लेती है
10 सेकेंड, तो आप मुझे स्पीड बताएं। डिस्टेंस है 20 मीटर, टाइम आपके पास 10 सेकेंड, तो स्पीड आप इसी फार्मूला में पुट कर ले, v इज इक्वल टू एस आपके पास डिस्टेंस है 20 मीटर, t आपके पास टाइम है 10 सेकेंड, तो ये और ये ख़त्म, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ सर। अब 20 डिवाइड बाई 10। हाँ, अब इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, और इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब स्पीड में अगर आप देखें 3 चीजें हैं। एक स्पीड की डिफिनीशन है, दूसरी स्पीड की रिप्रेजेंटेशन है, तीसरा स्पीड का फार्मूला है, चौथा स्पीड का नेचर है। ठीक है, डिफिनीशन, रिप्रेजेंटेशन, फार्मूला, नेचर। और 5 नंबर पेज पे हमने क्या करने हैं? एमसीक्यूज ट्राई करने हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज स्पीड, आप सिंपल कहोगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कि डिस्टेंस को आपने डिवाइड करना है टाइम पे, तो आपको क्या मिलेगा? स्पीड। फिर आपको कहेंगे इसको हम किस चीज़ से पहचानेंगे? सिंपल v से। फिर आपके पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एस बाई टी, फिर यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और स्पीड जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, स्पीड जो है उसमें मैं कुछ और एमसीक्यूज ऐड करता हूं। देखिए, अगर आप ग्राफ ले लें, ग्राफ, ये आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ का ये वाला साइड y है, ये वाला साइड आपके पास x है। अगर मैं y साइड पे डिस्टेंस ले लूं, फासला, डिस्टेंस s, और x साइड पे मैं टाइम ले लूं, टाइम t, यहां पे मैंने लिया है s, यहां पे मैंने लिया है t, तो इसके दरमियान जो लाइन होगी जिसको हम स्लोप कहते हैं, स्लोप, ये जो लाइन है स्लोप, ये हमारे पास किस तरह निकालेंगे? आप इसको डिवाइड करोगे किस पे? t पे, तो इसका जो स्लोप है वो हमें क्या देगा? स्पीड देगा। तो ये एक और एमसीक्यूज है कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव यू स्पीड। यहां पे लिख लें स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव यू स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा? स्पीड देगा। क्या देगा? स्पीड देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ आ रहा है। अगर आप स्लोप निकालेंगे ना, तो ये जो y साइड है, चेंज इन y, इसको डिवाइड करोगे किस पे? चेंज इन x पे। तो y पे मैंने कौन लिया है? डिस्टेंस लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रही है, डेल्टा s, किसके साथ? टाइम के साथ। जब डिस्टेंस टाइम पे डिवाइड कर ले या चेंज हो, तो वो हमें क्या देता है? स्पीड देता है। क्या देता है? स्पीड। तो स्पीड में वो आपको एक एमसीक्यूज जो है वो फार्मूला से देंगे, दूसरी एमसीक्यूज जो है वो यूनिट से देंगे, तीसरी एमसीक्यूज जो है वो स्लोप से देंगे, चौथी एमसीक्यूज जो है वो आपको
जो फार्मूला हो गया, यूनिट हो गया, तो हाँ नेचर के बारे में कि ये स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब आप मुझे बताओ स्पीड किसको कहते हैं? व्हाट इज स्पीड? शाबाश। सर डिस्टेंस डिवाइड बाय 10। टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय Velocity, टाइम sir. इज Speed, कॉल्ड velocity. स्पीड। वो दूसरा किधर है? नहीं सर। अरे कचरते तो वो बिल्कुल जगह के ना सलामकुम सर। और हमने सर। खाजा। अच्छा, स्पीड के बाद आपके पास है वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड में मैंने टाइम को डिवाइड किया था, डिस्टेंस को डिवाइड किया था टाइम पे। वेलोसिटी में हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए मैं सिंपल फर्क बताता हूं। अगर आपने जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी, एक रास्ता आपके पास सीधा है, एक रास्ता आपके पास टेढ़ा है। ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है। जो बंदा बिल्कुल स्ट्रेट पाथ कवर करेगा तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। स्ट्रेट, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट। करोड़, ये आपके पास डिस्टेंस। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट पाथ होती है, स्ट्रेट होती है, जबकि डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट हो सकती है, करोड़ भी हो सकती है। तो अब मैं आपको कहता हूं कि ये बंदा फिर यहां से गया है यहां, यहां से गया है यहां, तो ए बी सी डी, इसका फासला मुसलसल चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। किसके साथ? टाइम के साथ। तो ये हमें क्या देगी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं हम v से। v के ऊपर ये वाला निशान करते हैं क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन की ज़रूरत है, स्पीड में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, देखिए v के ऊपर एरो का निशान, डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो डेल्टा s आपके पास क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसके ऊपर एरो का निशान है। और डेल्टा टी आपके पास क्या है? चेंज इन टाइम। जब हम डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है उसको हम टाइम पे डिवाइड कर लेंगे तो इनसे आपके पास क्या आएगी? वेलोसिटी आएगी। क्या आएगी? वेलोसिटी। इनसे आपके पास वेलोसिटी आएगी। ठीक है। हाँ सर। तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है? सर वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। ये वेलोसिटी वेक्टर है। देखिए वेलोसिटी आपके पास वेक्टर है, स्पीड स्केलर था। इसकी यूनिट आपके पास है मीटर पर सेकेंड या मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, आप इस तरह भी लिख सकते हो। हाँ खुश। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ग्राफ के लिहाज से इसको एक्सप्लेन करूं, इस साइड पे मैं लूंगा डिस्प्लेसमेंट, इस साइड पे मैं लूंगा टाइम। तो ये वाली जो लाइन है ये आपको क्या देगी? वेलोसिटी। क्या देगी? वेलोसिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो वेलोसिटी में मैंने कितनी चीज़ें बताई? एक मैंने इसकी बताई डेफिनीशन, सेकंड मैंने इसकी बताई रिप्रेजेंटेशन, थर्ड मैंने इसका बताया फार्मूला, फोर्थ मैंने इसका बताया
यूनिट, फिर मैंने इसकी बताई नेचर, फिर मैंने इसकी बताई ग्राफ। ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे कुछ एमसीक्यूज जो है वो ट्राई करते हैं। अच्छा, आपको इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, इनमें कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है? ऑप्शन नंबर ए मास, ऑप्शन नंबर बी एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी वेलासिटी, ऑप्शन नंबर डी स्पीड। शाबाश। वेलोसिटी सर। इसमें वेलासिटी है, क्यों? ये स्केलर, ये स्केलर, ये भी स्केलर। अच्छा, अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए, यूनिट ऑफ वेलासिटी इज ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, ऑप्शन नंबर डी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर इस तरह की एमसीक्यूज आ जाए, if a body covers displacement of 30 meter in 2 seconds, find its velocity। 30 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 2 सेकंड में, तो आप इसकी वेलोसिटी फाइंड करें। शाबाश। सिंपल, आप करोगे 15 सर। v इज 15। इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस टाइम कितनी है? 30 मीटर, 30 और टी आपके पास कितना है? डिवाइड 2 बाय। सेकंड। तो v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है। हाँ पुश। हाँ अब आपके पास इस तरह एक एमसीक्यूज है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, slope of displacement time graph gives us dash। slope of displacement time graph gives us dash। speed, time, velocity, none of these are। शाबाश। बताओ। सर स्पीड। स्पीड नहीं, ये यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे होता स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो फिर स्पीड होता। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लगा है तो आपके पास क्या होगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी। हाँ ओके डिस्प्ले।
अच्छा, दो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, एक मैंने स्पीड पढ़ाया है, एक मैंने वेलोसिटी पढ़ाई है, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब मैं एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा। आप लोग को डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मुकम्मल। हाँ सर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है? देखें, अगर आप ए सर पॉइंट से डिस्टेंस जा जो है ना रहे हो बॉडी। बी, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट जाते हो, तो ये आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट अवर शॉर्टेस्ट, ये आपके पास मे बी स्ट्रेट आर करोड़, शॉर्ट आर लॉन्ग, दोनों हो सकती हैं, ठीक है। हाँ सर। ये आपके पास वेक्टर, ये आपके पास स्केलर, इसकी यूनिट मीटर, इसकी यूनिट मीटर, ठीक है। ये आपके पास ज़ीरो हो सकती है, ये आपके पास नेगेटिव हो सकती है, ये आपके पास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। देखें, हाँ सर। अगर मैं आपको कहूं कि एक बॉडी जो है वो पॉइंट ए से जाती है पॉइंट बी, फिर बी से आती है ए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो। कोई भी बॉडी अगर क्लोज पाथ में अपनी जगह पर दोबारा आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो किस चीज़ के बराबर है? ज़ीरो के, जीरो। ठीक है। हाँ सर। ये वेक्टर है, ये स्केलर है। हाँ, अब इसमें कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। अगर मैं आपको कहूं कि एक बॉडी पॉइंट ए से गई है पॉइंट बी, स्ट्रेट गई है, किस तरह गई है? स्ट्रेट। तो याद रखिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी किसके? डिस्टेंस के। दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक हाँ बॉडी अपनी मोशन बिल्कुल स्ट्रेट करती है तो फिर इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां पे हम लिख लेंगे इन स्ट्रेट पाथ distance will be equal to displacement। अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ कवर करती है तो इसकी डिस्टेंस बराबर होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के। अगर इस तरह का पाथ है, पॉइंट ए से एक बॉडी गई है पॉइंट बी, इस तरह गई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको शॉर्ट मैं स्ट्रेट कर लूं तो स्ट्रेट जो फासला है डिस्प्लेसमेंट वो कम है किससे? डिस्टेंस से। डिस्टेंस ग्रेटर है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो कर्व्ड पाथ में इन कर्व्ड पाथ डिस्टेंस will be greater from displacement।
डिस्टेंस विल बी ग्रेटर फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, डिस्टेंस वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट? स्केलर वेक्टर जो है ना वो डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। यस। डिस्प्लेसमेंट? वेक्टर। वेक्टर। अगर एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, दोबारा वो अपनी जगह पे पहुंच जाती है, तो इस केस में कौन जीरो होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब हम दो चीजें और पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं रेस्ट और एक पढ़ते हैं मोशन। ये जानते हो? रेस्ट किसको कहते हैं? बॉडी एक चीज यानी खड़ा हुआ है, ना स्पीड, ना तेज जा रहे हैं ना स्लो जा रहे हैं, बस नहीं नहीं स्टेशन नहीं पे। नहीं, एक बॉडी कहीं से भी नहीं जा, मतलब कहीं पर भी नहीं जा रहा है, कहीं पर भी नहीं जा रहा है। कहीं पर का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल रेस्ट में है। किस में है? स्टॉप। रेस्ट में, रेस्ट। स्टॉप पोजीशन में है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है? हेलो, हेलो सर। वालेकुम सलाम जी। स्कूल के महमूद साहब बोले, महमूद साहब रास्ता वाला है बस अरसा अरसा। अच्छा, रेस्ट जो है, मेरे एक गेस्ट आ रहा है, ठीक है हसीब, फिर हम क्लास को स्टॉप करेंगे। ओके सर। रेस्ट देखें, ये आपका कमरा है, आपका यहाँ पे बेड है, आप इस बेड पर लेटे हुए हैं, आप अपनी पोजीशन नॉट चेंजिंग पोजीशन, आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप किस में हैं? रेस्ट में। अगर दूसरा आपका जो ब्रदर है वो पहले यहाँ पर था, अब वो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये किस में है? मोशन में। तो रेस्ट क्या है? इफ अ बॉडी is not changing, if a body is not changing its position with respect to its surrounding, if a body is not changing its position with respect to its surrounding, तो इसका मतलब ये किस में है? स्टेट ऑफ रेस्ट में। If a body is changing its position with respect to its surrounding, मेरी बात सुन लें, मैं यहाँ पे अभी क्लास ले रहा हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ, गाड़ी रोड पे जा रही है तो वो किस में है? मोशन में। ठीक है, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर लें। एक कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट और एक कॉन्सेप्ट है रिलेटिव। देखें, ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इस दुनिया में अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हर जगह से रेस्ट में दिखाई देगी, अगर मोशन में है तो हर जगह से मोशन में दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, फर्ज करें ये आप लोगों का बिल्डिंग है, मैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर हूँ और ये आपके पास लेफ्ट है, आप दोनों भाई इस लेफ्ट में खड़े हैं, आप लोग ऊपर जा रहे हैं। मेरे हिसाब से
अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूं तो मेरे हिसाब से आप दोनों किस में हैं, मोशन में। लेकिन अगर मैं आप लोगों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेफ्ट ले लूं तो एक दोनों से तो आप लोग कहीं नहीं जा रहे हो, तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं लेफ्ट ले लूं तो फिर आप लोग रेस्ट में हैं। लेकिन अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं मोशन ले लूं तो फिर आप दोनों किस में हैं, रेस्ट में। मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल ये एक बस है, आप यहाँ पे बैठे हैं और आपका दूसरा ब्रदर यहाँ पे है और तीसरा ब्रदर यहाँ पे है रोड पे। आप लोगों की बस आगे जा रही है तो इसके मुताबिक आप दोनों किस में हैं, मोशन में। लेकिन अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि आप दोनों किस में हो तो आप दोनों से तो एक दूसरे बस में हो, बस में एक दूसरे से तो कहीं नहीं जा रहे हो, तो फिर किस में हो, रेस्ट में। तो इसका मतलब ये है कि ये कंसेप्ट कौन सा है, रिलेटिव। एक बॉडी जो है वो एक वक्त पर रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, डिपेंड करती है किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब आप मुझे बताओगे कि सर व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? देखें फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। any coordinate system any coordinate system with respect to which we observe an event, any coordinate system with respect to which we observe an event। ठीक है, ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y। आप यहां पे खड़े हैं, यहां पे कोई बाल फेंक रहा है ऊपर की तरफ। ये जो बाल फेंक रहा है ये आपके पास एक इवेंट है। इवेंट किसको कहते हैं? समथिंग फिजिकल हैपनिंग, समथिंग फिजिकल हैपनिंग, इसको हम क्या कहते हैं, इवेंट। आपके सामने कोई चीज हो रही है, ये एक इवेंट है, और आप जहां पे मौजूद हैं ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस।